नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की अविश्वसनीय, प्रेरणादायक, सच्ची कहानी देखने जा रहे हैं जिसे कभी इस समाज ने अंधा बताया था। बिना समय गवाए आइए उनकी प्रतिभा पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत में वे एक गांव दिखाते हैं। वहां एक आदमी काम करता है। उसके आसपास के लोग उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। वह खुश होता है। सबसे पहले वह शराब की दुकान पर जाता है। आमतौर पर वह एक चौथाई बोतल खरीदता है, लेकिन खुशी से भरकर वह पूरी बोतल खरीद लेता है और खुशी खुशी गांव में घूमता है और चिल्लाता है, मुझे एक लड़का हुआ है, मुझे एक लड़का हुआ है। जब वह घर पहुंचता है तो हर कोई दुखी होता है। उसकी पत्नी बच्चे के पास रो रही होती है। वह खुशी से बच्चे को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मुझे एक लड़का हुआ है। एक बूढ़ी औरत कहती है, उस बच्चे को साफ साफ देखो। जब वह बच्चे को देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि बच्चा अंधा है। उस रात वह फिर से पीता है, दुख से भर जाता है। इस बीच उसकी पत्नी रोती हुई उसके पास दौड़ी आती है और विनती करती है, मैं तुम्हें एक स्वस्थ बच्चा दूंगी, कृपया इस बच्चे को छोड़ दो, मैं किसी तरह इसका पालन पोषण करूंगी, इसे मत मारो। यह गलती करके सबसे बड़ा पापी मत बनो। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह चिंतित हो जाता है। वह अपने बच्चे से भी प्यार करता है और क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने उसे उस भयानक कृत्य की ओर धकेला था, वह समझता है कि ये एक अक्षम्य पाप होगा। उसके बाद बच्चा बड़ा होकर लड़का बन जाता है। उस समय एक और बच्चा पैदा होता है, बिना किसी कमी वाला एक स्वस्थ बच्चा। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं तो अंधा लड़का भी जाना चाहता है। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अंधा होने के बावजूद वह पाठ सुनकर ही सब कुछ याद कर लेता है। जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो वह सही उत्तर देता है। यह देखकर शिक्षक अन्य छात्रों से कहता है, भले ही तुम अंधे न हो, तुम अपने अवसर बर्बाद कर रहे हो। वह सबसे अच्छा है। मगेश नाम का एक लड़का क्रोधित हो जाता है और उसे क्रिकेट खेलने के लिए आमंत्रित करता है। वह खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन मागेश उसे धमकाता है और कहता है, पढ़ाई करके तुम क्या करोगे, वैसे भी तुम एक भिखारी ही बनोगे, और फिर उसे पीटता है। अब उसके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो भाग जाओ या लड़ो। उसका भाई पहले ही भाग चुका है, लेकिन वह उनसे तब तक लड़ता है जब तक शिक्षक आकर उन्हें अलग नहीं कर देते। जब उसके पिता उसे घर ले जाते हैं तो पिता पूछते हैं, तुम्हारा भाई उस समस्या से भाग गया, तुम क्यों नहीं भागे? वह जवाब देता है, आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं अंधा हूँ, बिना देखे मैं कैसे भाग सकता हूँ? मेरे पास भागकर बचने का विकल्प नहीं है। मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा है उसके खिलाफ लड़ना। और अब वे इस सच्ची कहानी वाली फिल्म का शीर्षक दिखाते हैं, श्रीकांत। अब एक आदमी श्रीकांत के पिता को बताता है कि नेत्रहीन बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है। उसके पिता उसका दाखिला वहां करा देते हैं। पहले दिन एक स्टाफ सदस्य उसे अंदर जाने में मदद करता है। एक सीनियर छात्र पूछता है, क्या आप आधे अंधे हैं या पूरी तरह से अंधे? श्रीकांत जवाब देता है, मैं पूरी तरह से अंधा हूँ। सीनियर मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी पूरी तरह से अंधा हूँ। चिंता मत करो। थेरेसा नाम की एक शिक्षिका है जो श्रीकांत को बहुत पसंद करती हैं और उनमें कुछ खास महसूस करती हैं। वह उन्हें नेत्रहीनों के लिए विशेष किताबें पढ़ना सिखाती हैं। एक दिन वह उनके रास्ते में एक स्टूल रख देती हैं। श्रीकांत उससे टकरा जाता है और पूछता है, इसे यहाँ किसने रखा है? थेरेसा शांति से कहती है, आपके जीवन में कई बाधाएं आएंगी, आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है, इसके लिए आपको कुछ चाहिए। वो उसे एक छड़ी देती है। समय बीतता है और श्रीकांत बड़ा होता है। वह अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वे खुशी खुशी एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। श्रीकांत को क्रिकेट में भी रुचि है। वह नेत्रहीन क्रिकेट का अभ्यास करता है और विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करना सीखता है। वह अपनी परीक्षाएं पूरी करता है और अपने स्कूल में अव्वल आता है। उत्साहित होकर
वह अपने माता पिता को फोन करता है और कहता है, मैं अपने स्कूल में प्रथम आया हूँ। अब मैं विज्ञान समूह की परीक्षा दूंगा। उस दिन स्कूल में एक उत्सव होता है। समारोह के लिए प्रबंधन निवेशकों को आमंत्रित करता है। वे घोषणा करते हैं कि शीर्ष छात्र श्रीकांत धन्यवाद भाषण देगा। श्रीकांत माइक्रोफोन के पास आता है और कहता है, हमारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं केवल आधा धन्यवाद ही दे सकता हूँ सर, क्योंकि आधी राशि प्रिंसिपल और प्रबंधन ले लेते हैं। आपको केवल आधा धन्यवाद मिलना चाहिए सर। आप हमें अच्छा खाना खाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन आधे दिन हमें चिकन पकने की गंध आती रहती है, लेकिन हम शाकाहारी खाना खाते हैं। ये सुनकर टीचर थेरेसा को बुरा लगता है, क्योंकि वह जानती है कि प्रबंधन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सभी बच्चे ताली बजाते हैं और जोर से जयकार करते हैं। जैसा कि उन्हें डर था, प्रबंधन उसे यह कहते हुए बाहर निकाल देता है, मंच पर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भिखारी बन जाओगे, अब यहाँ से चले जाओ। दुख की बात है कि जैसे ही वह वहाँ से जा रहा होता है, एक स्टाफ सदस्य आता है और उसकी छड़ी छीन लेता है और कहता है, यह भी स्कूल का है। छड़ी के बिना श्रीकांत को चलने में कठिनाई होती है। इस बीच कोई थेरेसा को सूचित करता है कि प्रबंधन ने श्रीकांत को निकाल दिया है। सड़क पर श्रीकांत ट्रैफिक में लड़खड़ा जाता है। वाहन उसे टक्कर मारते हैं और वह गिर जाता है। एक कार लगभग उसे कुचल देती है। ड्राइवर चिल्लाता है, क्या तुम अंधे हो? श्रीकांत जवाब देता है, हाँ। कार में बैठी महिला उसे भीख के रूप में कुछ पैसे देती है। तभी थेरेसा आती है और उसे रोते हुए देखती है। वह कहता है, उन्होंने मुझे भिखारी के रूप में पैसे दिए थे। बाद में ये खबर उसके माता पिता तक पहुंचती है कि उसे निकाल दिया गया है। थेरेसा कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान रखूंगी। मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। जब वह विज्ञान लेने की इच्छा जाहिर करता है, तो थेरेसा दुखी होकर उससे कहती है, तुम्हें कला समूह चुनना होगा। वे पूछते हैं, क्यों गुरुजी? उसके तो पहले से ही काफी अंक हैं। थेरेसा समझाती है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नियम है कि नेत्रहीन छात्र विज्ञान समूह नहीं ले सकते। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीकांत नहीं मानता और कहता है, अगर ऐसे नियम हैं, तो हम अदालत जाएंगे। इसके बाद वे एक वकील से मिलते हैं और कहते हैं, हम भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं। वकील हैरान रह जाता है, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखकर वह मुकदमा दायर कर देता है। अदालत में विरोधी वकील कहता है, ये मामला अदालत के समय की बर्बादी है। तभी श्रीकांत खड़ा होता है और जज से पूछता है, सर, आप क्या पढ़कर क्या बनना चाहते थे? जज जवाब देते हैं, मैं कानून पढ़कर जज बनना चाहता था, इसलिए मैंने कानून की पढ़ाई की। श्रीकांत पूछता है, लेकिन सर, डॉक्टरी या पुलिस जैसे ज्यादा कमाई वाले पेशे भी हैं, आपने कानून क्यों चुना? जज कहते हैं, क्योंकि मुझे कानून पसंद था। श्रीकांत जवाब देता है, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे विज्ञान पसंद है, तो सरकार या स्कूल कैसे तय कर सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? जज प्रभावित होते हैं और अगली सुनवाई में स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाने का आदेश देते हैं। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी अदालत में आते हैं। वे कहते हैं, हमारे स्कूल में हजारों छात्र पढ़ते हैं। उन हजारों छात्रों के लिए हम एक ही किताबें इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ एक छात्र के लिए ब्लाइंड बुक में एक विशेष पाठ्यक्रम कैसे बना सकते हैं? इसके अलावा उसे पढ़ाना मुश्किल होगा और हमारा पास प्रतिशत कम हो सकता है। ये सुनकर थेरेसा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, बस करो, तुम्हारे स्कूल का पास प्रतिशत पहले से ही केवल 50% है। इस छात्र को एक मौका दो, ये निश्चित रूप से टॉपर बनेगा। प्रिंसिपल तर्क देते हैं, फिर भी ये असंभव है, वह ऐसा नहीं कर सकता। श्रीकांत आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मैं कर सकता हूँ। अचानक प्रिंसिपल उन्हें 11वीं कक्षा की एक पाठ्य पुस्तक देते हैं और कहते हैं, तो इसे पढ़ो। पूरा न्यायालय चुप हो जाता है। हर कोई आश्चर्य करता है, एक अंधा व्यक्ति एक सामान्य किताब कैसे पढ़ सकता है?
उस समय थेरेसा एक विशेष ब्रेल पुस्तक निकालती हैं। वह बताती हैं कि यह पुस्तक कागज में छोटे छेद करके शब्दों को बनाकर बनाई गई है। उन्हें छूकर अंधे छात्र पढ़ सकते हैं। श्रीकांत ब्रेल पुस्तक को प्रिंसिपल को देते हैं और कहते हैं, कृपया आप ये पुस्तक पढ़े। प्रिंसिपल जवाब देते हैं, मैं इसे कैसे पढ़ सकता। थेरेसा उसका समर्थन करती है और विज्ञान पढ़ने के उसके अधिकार के लिए पूरे जोश से बहस करती है। तभी विरोधी वकील मजाक उड़ाते हुए कहता है, न्यूटन ने एक सेब को गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगर वह अंधा होता तो इसकी खोज कभी नहीं होती। तुरंत श्रीकांत एक पेन उठाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कहता है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप सब देख सकते हैं। मुझे बताओ, इसके गिरने की सही अवधि क्या थी, या गिरते समय इसकी गति क्या थी? कोई जवाब नहीं देता। श्रीकांत आगे कहता है, इस पेन का वजन इतना है, मैंने इसे इतनी ऊंचाई से गिराया, इसे जमीन तक पहुंचने में लगभग आधा सेकंड लगना चाहिए। फिर वह गिरने की सही गति बताता है और कहता है, अगर आप चाहें तो इसे गूगल पर देख सकते हैं। वे जांच करते हैं और जो उसने कहा वह बिल्कुल सही होता है। यह देखकर जज बहुत प्रभावित होते हैं और श्रीकांत को विज्ञान समूह में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। बाद में श्रीकांत अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलते हैं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देते हैं और जैसा कि थेरेसा ने भविष्यवाणी की थी, वह अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। बाद में वे जज से फिर मिलते हैं। जज मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे सचमुच गर्व है कि मैंने आप जैसे किसी को मौका दिया। इसी बीच जज को एक फोन आता है। कॉल के दौरान वह लीड इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं, सिफारिश या एहसान के लिए मुझे फोन न करें। अगर आप में प्रतिभा है तो आपको अवसर जरूर मिलेगा। ये सुनकर श्रीकांत जज से पूछते हैं कि लीड इंडिया मूवमेंट क्या है। जज बताते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम सर ने इस पहल की शुरुआत की थी। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश भर के प्रतिभाशाली छात्र भाग ले सकते हैं और उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। श्रीकांत फिर कहते हैं, अगर मौका मिले और अगर आपको लगता है कि मुझ में प्रतिभा है तो मुझे भाग लेने का मौका जरूर दें। उनकी क्षमता को पहचानते हुए जज उन्हें लीड इंडिया मूवमेंट के लिए चयनित होने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को स्वयं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर से बातचीत करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रपति प्रत्येक छात्र से पूछते हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? एक एक करके छात्र उत्तर देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी। लेकिन जब श्रीकांत की बारी आती है तो वह आत्मविश्वास से कहता है, मैं दृष्टिहीन हूँ और मैं भारत का पहला दृष्टिहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। डॉ. अब्दुल कलाम सर उसके उत्तर से अचंभित रह जाते हैं। जैसे ही माइक्रोफोन अगले छात्र के पास जाता है, कलाम सर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, माइक उसे वापस दे दो। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए वह कहते हैं, मुझे ऐसे प्रेरणादायक उत्तर की उम्मीद नहीं थी। मैं आप सभी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बाद में श्रीकांत के स्कूल में राज्य स्तर पर टॉपर बनने पर उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान प्रधानाचार्य गर्व से घोषणा करते हैं, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने श्रीकांत के लिए अदालत में लड़ाई लड़ी थी। ये सुनकर श्रीकांत की शिक्षिका थेरेसा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि प्रधानाचार्य झूठा श्रेय ले रहे हैं। श्रीकांत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन थेरेसा उन्हें शांत करते हुए धीरे से कहती हैं, बहस मत करो श्रीकांत, यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी हमें झूठी बातें सहन करनी पड़ती हैं। जब प्रधानाचार्य श्रीकांत को पुरस्कार देने ही वाले होते हैं तो वह उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, बचपन से मेरे शिक्षक ही थे जिन्होंने मुझे पाला और मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ। इसलिए कृपया ये पुरस्कार मेरे शिक्षक को दे दो। दर्शक तालियां बजाते हैं। श्रीकांत थेरेसा की ओर मुड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैडम,
मैं इस कहानी का नायक हूँ। कुछ समय बाद एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम बनाई गई, बिल्कुल सामान्य विश्व कप की तरह, लेकिन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए। श्रीकांत ने असाधारण रूप से अच्छा खेला और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए। एक दिन जब वह बस से अपने गांव लौट रहे थे, तो संयोग से उनकी बगल में महेश बैठा था, वही लड़का जो स्कूल में उन्हें तंग करता था। महेश ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे श्रीकांत, कैसे हो? शहर में हो, काम कर रहे हो या भीख मांग रहे हो? कुछ ही देर बाद कंडक्टर टिकट लेने आया। टिकट 3 रुपए का था, लेकिन महेश के पास केवल 2 रुपए थे। यह जानकर श्रीकांत ने चुपचाप उसे 1 रुपया दे दिया। अब उसी महेश को, जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था, उनसे पैसे लेने पड़े। असली भिखारी सामने आ गया। जब श्रीकांत घर पहुँचे तो उनके माता पिता ने खुशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने गर्व से अपने पिता को अपने नाम वाली भारतीय क्रिकेट टीम की एक टी शर्ट दी। उनके पिता की आंखें खुशी से भर आईं। वह सीधे शराब की दुकान पर गए, लेकिन इस बार 1/4 मांगने के बजाय उन्होंने पूरी बोतल मांगी और गर्व से चिल्लाए, मेरा बेटा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने जा रहा है। ये सुनकर उनकी माँ भावुक हो गईं और खुशी के आंसू बहाए। श्रीकांत टीम के साथ कड़ी मेहनत करते रहे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उन्हें टीचर थेरेसा का फोन आया। उन्होंने श्रीकांत को याद दिलाया कि उनका अगला कदम कॉलेज जाना है। श्रीकांत IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी दृष्टिहीनता के कारण उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। थेरेसा ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फिर से कोर्ट जाना चाहिए? लेकिन श्रीकांत ने शांति से कहा, नहीं मैडम, हर बार जब हम कोर्ट जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है। मैं खुद को साबित करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या कोई और रास्ता है? थेरेसा ने एक पल सोचा और सुझाव दिया, तुम विदेश के कॉलेजों में आवेदन क्यों नहीं करते? विदेशी विश्वविद्यालय हर एक छात्र का ध्यान रखते हैं। वे दृष्टिहीन छात्रों के लिए विशेष अध्ययन सामग्री भी तैयार करते हैं। श्रीकांत मान गए और उन्होंने श्रीकांत से कहा, विदेश के सभी शीर्ष विश्वविद्यालयों में आवेदन करो। थेरेसा ने तब समझाया, एक समस्या है, अगर तुम पढ़ाई के लिए विदेश जाते हो तो तुम भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना जारी नहीं रख पाओगे। तुम्हें क्रिकेट छोड़ना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के श्रीकांत ने जवाब दिया, अगर भारतीय कॉलेज मुझे नहीं चाहते तो मुझे ये भारतीय क्रिकेट टीम भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी जर्सी लौटा दी और टीम छोड़ दी। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए कई इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। उनका आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने हर सवाल का धारा प्रवाह जवाब दिया और जल्द ही उन्हें MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिल गया, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां करोड़पति भी दान देकर सीट नहीं खरीद सकते। वे छात्रों का चयन पूरी तरह से प्रतिभा के आधार पर करते हैं। हालांकि श्रीकांत को दाखिला मिल गया, लेकिन वह उड़ान, ठहरने या रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। जब सब कुछ असंभव लग रहा था, तभी एक निजी संस्था ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके सारे खर्च उठाने के लिए तैयार हो गई। उनके जाने के दिन टीचर थेरेसा उनके साथ एयरपोर्ट गईं। अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने मजाक में कहा, अब जाओ, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन श्रीकांत मुस्कुराए और बोले, टीचर, मैं भले ही अंधा हूँ, लेकिन आपने मुझे इतनी अच्छी तरह पढ़ाया है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई रो रहा है। थेरेसा अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। हालांकि दिव्यांग लोगों के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हवाई अड्डे पर एक और समस्या उनका इंतजार कर रही थी। फ्लाइट में चढ़ते समय एक एयरलाइन कर्मचारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नियमों के मुताबिक नेत्रहीन यात्रियों के साथ एक अटेंडेंट होना जरूरी है। श्रीकांत ने अनुरोध किया, मैं आखिरी समय में किसी का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? मुझे दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक में दाखिला लेना है। कृपया मुझे इजाजत दें। लेकिन कर्मचारी ने मना कर दिया और उनका टिकट और पासपोर्ट वापस कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर
श्रीकांत ने लाइन में खड़े यात्रियों से पूछा कि क्या कोई उनकी जमानत ले सकता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। वह निराश होकर प्रतीक्षालय में बैठ गए। कई लोग हार मानकर शिकायत दर्ज करा देते और घर चले जाते, लेकिन श्रीकांत नहीं। उन्होंने देखा कि प्रतीक्षालय में सीटें बिल्कुल हवाई जहाज की तरह व्यवस्थित थीं। हवाई अड्डे पर आने से पहले उन्होंने विमान के लेआउट का अच्छी तरह से अध्ययन किया था। सीटों की व्यवस्था, आपातकालीन निकास द्वार और यहाँ तक कि एयर होस्टेस के लिए कॉल बटन की जगह भी। वह खड़े हुए और अभिनय करने लगे। वह सीटों की कतारों के बीच गया, ठीक ठीक बताया कि उसे कहाँ बैठना है और कर्मचारियों से कहा, देखिए, मैं ऐसे ही विमान में चढ़ूंगा और अपनी सीट ढूंढूंगा। मुझे किसी की मदद की क्या जरूरत है। कर्मचारी हैरान रह गए। जैसे ही उसने फिर से नियम समझाने की कोशिश की, पास खड़ी एक महिला भी बीच में आ गई और बोली, सर, आप मेरी सीट रोक रहे हैं, कृपया हट जाए ताकि मैं बैठ सकूं। उसने श्रीकांत के साथ मिलकर अपना समर्थन दिखाया। आसपास खड़े लोग उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर तालियां बजाने लगे। कर्मचारी भी इस पल से प्रभावित हुए और आखिरकार उसे विमान में चढ़ने की अनुमति दे दी। श्रीकांत सुरक्षित अपने गंतव्य पहुंच गया और MIT में दाखिला ले लिया। अपने पहले ही दिन उसे एहसास हुआ कि वह पूरे कॉलेज में अकेला नेत्रहीन छात्र है। फिर भी संस्थान ने उसकी सभी पाठ्य पुस्तकें ब्रेल और विशेष सुलभ प्रारूपों में पहले ही तैयार कर दी थीं। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे ने भी उसे चकित कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर नेत्रहीनों के लिए विशेष बटन होते थे। एक बटन दबाने पर लाल बत्ती हो जाती थी, जिससे ट्रैफिक रुक जाता था और दृष्टिबाधित पैदल यात्री सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे। MIT के छात्र मिलनसार और सहयोगी थे। श्रीकांत ने 2 करीबी दोस्त बनाए और उनके साथ दौड़ और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आनंद लिया। एक दिन उसे एक बेसबॉल बैट मिला और उसने पूछा, ये क्या है? उसके दोस्त हंसे और उसे खेल के बारे में समझाया। मजाक में उन्होंने कहा, अब हमें मत बताना कि तुम बेसबॉल खेलने जा रहे हो। लेकिन श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, मैं खेलूंगा। जल्द ही वह शानदार प्रदर्शन करने लगा। बेसबॉल कोच ने उसे देखा और कहा, मुझे अपनी टीम में तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है। इस बीच भारत में स्वाति नाम की एक युवती चर्च में प्रार्थना कर रही थी। उसने एक विदेशी पत्रिका में श्रीकांत की कहानी वाला एक लेख पढ़ा। उसकी उपलब्धियों और व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित होकर वह उस पर मोहित हो गई। उत्सुकतावश उसने ऑनलाइन उसका नाम खोजा, उसका संपर्क नंबर ढूंढा और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जब श्रीकांत के दोस्तों ने रिक्वेस्ट देखी तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तुम्हें एक खूबसूरत भारतीय लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, क्या हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? श्रीकांत मुस्कुराया और कहा, पहले उसके बारे में और पता करो। ये पुष्टि करने के बाद कि वह असली है, वह अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसके फोन में एक खास फीचर था जिससे संदेश जोर से पढ़े जा सकते थे, इसलिए वह उससे बातें करने लगा। उनकी बातचीत लगातार और दिल से होने लगी। जब श्रीकांत ने पूछा कि वह उसे कैसे जानती है, तो स्वाति ने जवाब दिया, मैंने एक पत्रिका में आपकी कहानी पढ़ी और सरकार के खिलाफ आपके मुकदमे के बारे में भी। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। एक दिन उसने संदेश भेजा, मैं उच्च शिक्षा के लिए आपके देश आ रही हूँ। श्रीकांत बहुत खुश हुआ। हालांकि उसका कॉलेज उसके कॉलेज से बहुत दूर था, फिर भी उसे उससे मिलने के लिए लंबी दूरी तय करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। स्वाति आती, उसे ले जाती और उसके साथ शहर घूमती। लोग उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह जाते और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे साथ में नाचते और एक दिन स्वाति ने उसे चूम भी लिया। श्रीकांत को भी प्यार मिल गया था। बाद में उसने कॉलेज टॉपर के रूप में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसे दुनिया की कई बड़ी कंपनियों से भारी वेतन वाली नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उत्साहित होकर उसने टीचर थेरेसा को फोन करके ये खबर सुनाई। उन्होंने उसे बधाई दी और पूछा,
क्या तुम भारत वापस नहीं आना चाहते? श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं, मैडम? मुझे यहाँ सारी सुविधाएं और अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं यहीं बस जाऊंगा। हालांकि थेरेसा को थोड़ा दुख हुआ, फिर भी उसे उस पर गर्व था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति ने कहा, अगर तुम यहाँ बस गए तो तुम बस एक और इंसान बन जाओगे जिसने अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन अगर तुम भारत वापस गए तो तुम अपने जैसे कई लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे। जरा सोचो तो। उसकी बातें उसे बहुत प्रभावित कर गईं। सोच विचार के बाद श्रीकांत ने नौकरी के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और भारत लौटने का फैसला किया। वापस आकर उन्होंने गहराई से सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने जैसे दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने का फैसला किया, जो पढ़ाई करना और कंप्यूटर सीखना चाहते थे। चूंकि दृष्टिबाधित लोगों के लिए खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मौजूद थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। जब उन्होंने और थेरेसा ने जगह किराए पर लेने के बारे में पूछताछ की, तो दलाल ने बहुत ज्यादा कीमत बताई। फिर थेरेसा ने केंद्र शुरू करने के लिए अपने घर की छत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। श्रीकांत ने मजाक में कहा, मैं इसका नाम श्रीकांत कंप्यूटर सेंटर रखूंगा। और थेरेसा हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हें आइडिया और जगह तो दे दी, लेकिन मेरा नाम वहाँ नहीं होगा। आखिरकार श्रीकांत ने साइनबोर्ड पर थेरेसा का नाम लिख दिया। शुरुआत में कई छात्र सीखने आए, लेकिन समय के साथ सिर्फ 2 ही बचे। हालांकि उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी समाज ने उनकी दृष्टिहीनता के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह देखकर थेरेसा ने कहा, हमें दृष्टिबाधित लोगों के लिए रोजगार पैदा करने होंगे। श्रीकांत मान गए। ठीक है, तो फिर एक कंपनी शुरू करते हैं। एक विशेष समारोह के दौरान प्रबंधन ने श्रीकांत को एक सरप्राइज गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब्दुल कलाम सर उनसे बहुत प्रभावित थे। जब कलाम सर ने उन्हें देखा तो वे गर्मजोशी से मुस्कुराए और उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। दर्शकों से बात करते हुए डॉ. कलाम सर ने गर्व से कहा, मैं इस युवक से कई साल पहले मिला था। उस समय इसने मुझसे कहा था कि वह भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता है। मैं हैरान रह गया। हो सकता है कि उसकी आंखों में दृष्टि न हो, लेकिन मैंने उसके भीतर दूरदर्शिता देखी। वह भारत का असली हीरो है। उनके बगल में बैठे श्रीकांत ने धीरे से कहा, मैं अब हीरो नहीं रहा सर, अब मैं खुद को कूड़ेदान जैसा महसूस करता हूँ। कलाम सर ने चिंता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? श्रीकांत ने दुखी होकर बताया, मैंने कई कंपनियों से नेत्रहीन लोगों को नौकरी देने के लिए कहा है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। मैंने बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया था, लेकिन छोटे आपूर्तिकर्ताओं ने हमारे उत्पादों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम नेत्रहीन हैं। बड़ी कंपनियां बड़े ऑर्डर देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता नहीं है। कलाम सर ने एक पल सोचा और कहा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अकेला निवेशक नहीं हो सकता। दूसरों को ढूंढो और मैं अपनी बचत का योगदान दूंगा। बस मुझसे वादा करो कि तुम लोगों का भला करोगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे बनो, अच्छा करो। उनके शब्दों से प्रेरित होकर श्रीकांत ने निवेशकों से मिलना शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी मुलाकात महेंद्रन नाम के एक धनी व्यापारी से हुई, जो निवेश के लिए एक सार्थक परियोजना की तलाश में थे। महेंद्रन ने उनसे सिर्फ शिष्टाचार के नाते मुलाकात की, लेकिन बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने के उनके विचार को सुनने के लिए रुक गए। महेंद्रन ने पूछा, क्या आपने इस पर अच्छी तरह से शोध किया है? श्रीकांत ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ सर, हमने सभी आवश्यक शोध कर लिए हैं और यह सफल रहा है। क्या भारत में आपके कोई निवेशक हैं? महेंद्रन ने पूछा। हाँ, श्रीकांत ने कहा, दरअसल एक व्यक्ति ने मुझे पहले ही एक चेक दे दिया है, उसकी जीवन भर की 25 लाख की बचत। वह कौन है? महेंद्रन ने उत्सुकता से पूछा। श्रीकांत मुस्कुराए और बोले, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम सर। ये सुनकर महेंद्रन दंग रह गए।
उनके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्होंने निवेश करने का फैसला किया और योजना के बारे में पूछा। श्रीकांत ने उन्हें एक पुरानी परित्यक्त फैक्ट्री दिखाई और बताया कि वे इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर एक मशीन शुरू की, श्रीकांत ने आवाज सुनकर ही समस्या पहचान ली। उनकी तीक्ष्णता से हैरान महेंद्रन हंस पड़े जब श्रीकांत ने उनसे ये भी कहा, आपकी कार का एयर फिल्टर नहीं बदला गया है। महेंद्रन ने पूछा, आपको कितने निवेश की जरूरत है? श्रीकांत ने सहजता से उत्तर दिया, सिर्फ 4 करोड़। चौंक कर महेंद्रन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसी समय कुछ अंधे भिखारी पैसे मांगते हुए कार के पास आए। जैसे ही महेंद्रन 10 रुपए देने ही वाले थे कि श्रीकांत ने उन्हें रोक दिया, नोट ले लिया और उनसे कहा, हम तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन एक नौकरी जरूर दे सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? भिखारी खुशी खुशी मान गए। फिर श्रीकांत महेंद्रन की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे 10 रुपए दे ही चुके हो, तो बाकी 3,99,99,990 रुपए कब दोगे? महेंद्रन फिर से दंग रह गए, न सिर्फ अपनी बुद्धि से बल्कि अपने आत्मविश्वास से भी। उन्होंने मिलकर कंपनी शुरू की, जिसमें नेत्रहीन और सामान्य दोनों तरह के लोगों को रोजगार दिया गया, 50-50%। श्रीकांत की सभी निवेशकों के लिए यही एकमात्र शर्त थी, और जो इसे स्वीकार करते थे उनका स्वागत किया जाता था। कंपनी तेजी से बढ़ने लगी, उसे बड़े ऑर्डर मिलने लगे और वह अच्छा मुनाफा कमाने लगी। लेकिन जल्द ही एक समस्या खड़ी हो गई। सरकार ने उनकी फैक्ट्री की बिजली आपूर्ति काट दी। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि इमारत के पिछले मालिक ने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था और ब्याज सहित कुल राशि अब 125 करोड़ हो गई थी। उन्होंने अधिकारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ा रहा, आपको यह राशि चुकानी होगी। जब यह बहस चल ही रही थी, तभी एक ऑफिस कर्मचारी कॉफी लेकर आया और श्रीकांत को पहचान लिया। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, सर, आप यहाँ क्यों हैं? मेरा बेटा भी अंधा है, वह विज्ञान पढ़ना चाहता था और सरकार के खिलाफ आपकी लड़ाई की वजह से अब वह विज्ञान पढ़ पा रहा है। शुक्रिया सर, आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। यह देखकर अधिकारी को श्रीकांत के अच्छे काम का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें भुगतान पूरा करने के लिए 1 साल का समय देता हूँ और सारा जुर्माना ब्याज भी माफ कर दूंगा। ये तुम्हारी कंपनी की गलती नहीं थी, यह पुराने मालिक की गलती थी। इससे श्रीकांत और महेंद्रन खुश हुए। श्रीकांत और महेंद्रन ने और भी ज्यादा मेहनत की। दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और अंततः पूरी रकम चुका दी, सारे कर्ज चुका दिए। जैसे जैसे श्रीकांत प्रसिद्ध होते गए, पत्रकार उनका साक्षात्कार लेने आए। थेरेसा ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कैसे संघर्ष किया। साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार ने महेंद्रन की तारीफ करते हुए कहा, भले ही आइडिया श्रीकांत का था, लेकिन इसमें निवेश करके आप असली हीरो बन गए। तभी महेंद्रन को एक जरूरी फोन आया और वे वहां से चले गए। श्रीकांत इस बात से अनजान, इस बात से चिंतित थे कि महेंद्रन ने पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसी बीच महेश, जिसने स्कूल के दिनों में श्रीकांत को परेशान किया था, नौकरी के लिए आवेदन करने आया। श्रीकांत ने पत्रकारों के सामने उसका परिचय कराया। बाद में कर्मचारियों ने पूछा, हमें महेश को कौन सी नौकरी देनी चाहिए? गुस्से से भरकर श्रीकांत बोला, उसके यहाँ कोई काम नहीं है, उससे कहो मैं भीख नहीं दे सकता। महेंद्रन समेत सभी को लगा कि श्रीकांत घमंडी हो गया है। महेंद्रन और थेरेसा ने उससे पूछा, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसने स्कूल में तुम्हें बहुत तंग किया था, लेकिन अब वह बदल गया है। श्रीकांत ने जवाब दिया, बस इतना ही काफी नहीं है, उन्हें और भी भुगतना होगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। श्रीकांत सोचने लगा कि चूंकि महेंद्रन ही एकमात्र निवेशक था, इसलिए सभी उसकी तारीफ करते हैं। उसे लगा कि अगर वह और निवेशक लाएगा तो महेंद्रन कई लोगों में से एक बन जाएगा और श्रीकांत खुद हीरो बन जाएगा। इसलिए श्रीकांत ने कहा,
हमें तुरंत एक और कंपनी शुरू करनी होगी। महेंद्रन ने उसे सलाह दी। जल्दी क्या है, हमारी मौजूदा कंपनी अभी भी बढ़ रही है, इसे कम से कम 1 साल और विकसित होने दो। लेकिन श्रीकांत ने मना कर दिया और कहा, मेरे पास पहले से ही एक निवेशक है। दोनों की मुलाकात रेड्डी से हुई, जिसने श्रीकांत को कई करोड़ रुपए उधार दिए और अपनी पुरानी फैक्ट्री दे दी, इस भरोसे के साथ कि श्रीकांत 6 महीने में पैसे चुका देगा। इसी बीच श्रीकांत की प्रेमिका भारत लौट आई। सभी फिर से मिले और नई कंपनी शुरू की। श्रीकांत ने भी अपने माता पिता के लिए एक घर बनाने का फैसला किया। भूमि पूजन के दौरान उनके पिता को याद आया कि कैसे उन्होंने एक बार उन्हें उसी गड्ढे में दफनाने की कोशिश की थी। इस याद ने उन्हें भावुक और पछतावे से भर दिया। स्वाति ने उन्हें एक खास घड़ी उपहार में दी जो छूकर समय बता सकती थी। बाद में जब वे सभी महेंद्रन के घर कॉफी पी रहे थे, तभी खबर आई कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी का पुरस्कार अंबानी को मिला है। महेंद्रन ने सहजता से कहा, हमें ऐसे पुरस्कार नहीं मिलते। श्रीकांत गर्व से भरकर बोले, हो सकता है आपको वह पुरस्कार न मिले, लेकिन मुझे मिलेगा। महेंद्रन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्रीकांत ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि अंधे लोग ऐसे पुरस्कारों के हकदार नहीं हैं? उनके इस बदले हुए रवैये से सभी दुखी थे। अचानक श्रीकांत ने स्वाति से कहा, चलो हमें हवाई अड्डे जाना है। स्वाति ने कहा, कम से कम कॉफी तो खत्म करो। लेकिन श्रीकांत चिल्लाए, क्यों? क्या हवाई अड्डे पर कॉफी नहीं मिलती? यह देखकर महेंद्रन को बुरा लगा। हवाई अड्डे जाते समय स्वाति ने उन्हें सलाह दी, पुरस्कार पाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन अपने आसपास के उन अच्छे लोगों को मत खोना जो सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं। बाद में एक मंत्री श्रीकांत से मिले, उनकी प्रगति की सराहना की और चले गए। महेंद्रन ने सलाह दी, राजनीति को व्यापार के साथ मत मिलाओ। श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं सब संभाल लूंगा। मंत्री के सहयोग से हम तेजी से विकास कर सकते हैं। महेंद्रन ने कहा, अब तक तुम अच्छे विचारों के साथ एक अच्छी राह पर चले हो, लेकिन अब तुम भटक रहे हो और शॉर्टकट अपना रहे हो। श्रीकांत ने जवाब दिया, मेरी प्रगति से ईर्ष्या मत करो। कभी कभी हमें भारत में तेजी से विकास करने के लिए शॉर्टकट अपनाने चाहिए। 6 महीने बाद रेड्डी ने श्रीकांत को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल अनसुना कर दिया। रेड्डी ने फिर महेंद्रन से संपर्क किया और श्रीकांत के बारे में पूछा। जब महेंद्रन ने उनसे पूछा तो श्रीकांत ने रेड्डी से फोन पर कहा, अगर तुम मुझ पर इसी तरह दबाव डालते रहे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और तुम्हारा नाम कारण के रूप में लूंगा। ये सुनकर महेंद्रन चौंक गए और उन्होंने थेरेसा को इसकी जानकारी दी। इस बीच मंत्री ने श्रीकांत को एक उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया। रेड्डी भी श्रीकांत की फैक्ट्री में आया, लेकिन श्रीकांत के आदेश पर काम कर रहे सुरक्षा गार्डों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। रेड्डी चिल्लाया, ये मेरी कंपनी है, मैंने इसमें निवेश किया है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? गार्डों ने श्रीकांत को बुलाया, जिन्होंने फोन काटकर मंत्री को सूचित किया। मंत्री ने स्थानीय पुलिस को रेड्डी को रोकने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में महेंद्रन वहां पहुंच गया, पुलिस को रोका, रेड्डी को अंदर ले गया और उसे धैर्य रखने के लिए समझाया। उसने श्रीकांत को बुलाया और रेड्डी से माफी मांगने का आग्रह किया। हालांकि थेरेसा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने दुखी होकर कहा, वह माफी नहीं मांगेगा। वह जीवन भर संघर्ष करते हुए बड़ा हुआ है, उसे नहीं पता कि असल में परवाह किसे है। बाद में थेरेसा श्रीकांत से मिली और बोली, तुम्हारा दोस्त ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सचमुच तुम्हारी परवाह करता है। लेकिन श्रीकांत ने कहा, अब से मुझे किसी की परवाह नहीं चाहिए, तुम्हारी भी नहीं। जाते हुए उसने उसके सामने एक कुर्सी सरका दी, जिससे वह लड़खड़ा गया। उन्होंने धीरे से कहा, भले ही आप मदद न भी चाहें, लेकिन जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे हमेशा आपकी मदद के लिए आएंगे। अहंकार के कारण खुद को बर्बाद मत करो, अपने पुराने रूप में लौट आओ। ये रवैया तुम्हें शोभा नहीं देता। श्रीकांत ने उनकी बात दिल से मान ली। इसके बाद
मंत्री महोदय ने श्रीकांत को बड़े सम्मान से आमंत्रित किया और उन्हें अगले चुनाव में लड़ने के लिए एक सीट की पेशकश की। श्रीकांत ने पूछा, क्या आप मुझे ये मौका मेरी प्रतिभा और सफलता के कारण दे रहे हैं या इसलिए कि आप मेरे अंधेपन की सहानुभूति से वोट हासिल करेंगे? मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, मैं कई सफल व्यवसायियों को जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यह अवसर आपके अंधेपन के कारण दे रहा हूँ। श्रीकांत ने दृढ़ता से कहा, अगर आप मेरे अंधेपन के कारण ये पेशकश कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, मंत्री जी बोले, मैं तुम्हें छोड़ दूं। श्रीकांत ने जवाब दिया, नहीं, अब मुझे अपना रास्ता साफ पता है, मैं खुद जाऊंगा। उसे थेरेसा और महेंद्रन के साथ अपना खूबसूरत अतीत याद आ गया। वह पहले रोते हुए थेरेसा के पास गया और माफी मांगी। श्रीकांत ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। फिर वह महेंद्रन से मिला और माफी मांगी। मजाक में महेंद्रन ने कहा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। और श्रीकांत चिल्लाया, मुझे माफ करना। दोनों गले मिले और हंस पड़े। इसके बाद वे रेड्डी से मिले और ब्याज समेत पूरी रकम चुका दी। उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर टाटा को अच्छी कीमत पर बेच दिए थे। श्रीकांत फिर से एक सफल व्यवसायी बन गए, इसलिए उन्हें एक विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्रीकांत ने कहा, मैं दृष्टिहीन होते हुए भी देख सकता हूँ। मैं अपने सपने देख सकता हूँ। आप में से कई लोगों को मेरे जैसे लोगों को देखकर दया आती है, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे कई बच्चों की दया हत्या कर दी गई, लेकिन मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी शिक्षिका थेरेसा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा पालन पोषण अच्छी तरह से किया, और अपने दोस्त महेंद्रन का भी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन विनम्रता पूर्वक पर्दे के पीछे रहे, और अपनी प्रेमिका स्वाति का भी, जिन्होंने मुझे हमेशा सही समय पर सही सलाह दी। एक सफल व्यवसायी बनना और यह पुरस्कार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मायने रखता है शिक्षिका थेरेसा और मेरे दोस्त महेंद्रन जैसे लोगों की सराहना और सम्मान करना, जो हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं। भारत में केवल 2% लोग दृष्टिहीन हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शेष 98% लोग इसलिए दृष्टिहीन हैं क्योंकि वे हमारे आंतरिक मूल्यों को नहीं समझ पाते। यह पुरस्कार मेरा सपना था, लेकिन उन्होंने इसे मुझे एक विशेष श्रेणी में दिया है। इसका क्या मतलब है? व्यवसाय विचारों के बारे में है, और विचारों के लिए आपको आँखों की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी प्रतिभा से आंखें, मेरे अंधेपन से नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सामान्य श्रेणी के पुरस्कार के योग्य हूँ, तो मैं तब तक कड़ी मेहनत करता रहूंगा। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे समानता चाहिए। सम्मान के साथ श्रीकांत ने पुरस्कार लौटा दिया। अंत में असली अब्दुल कलाम सर को मंच पर श्रीकांत के बारे में बोलते हुए दिखाया गया। कहानी असली हीरो श्रीकांत को दिखाकर समाप्त हुई कि उन्हें पत्रिका 30 बिगेस्ट बिजनेसमैन अंडर 30 में चित्रित किया गया था। उन्हें विदेश में ग्रोइंग बिजनेसमैन अवार्ड भी मिला था, और फिर भी उनका अंतिम सपना बना रहा, एक दिन राष्ट्रपति बनना। श्रीकांत हमेशा से समान अवसर चाहते थे। उन्होंने कभी दया नहीं चाही, केवल खुद को साबित करने का मौका। इसी ने उन्हें सफल बनाया। असल जिंदगी में थेरेसा का किरदार अभिनेत्री ज्योतिका ने निभाया था। ज्योतिका और उनके पति सूर्या लोकप्रिय भारतीय अभिनेता हैं। प्रसिद्धि के अलावा उन्होंने अग्रम फाउंडेशन की स्थापना की, जो वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। उनके कई छात्र अब विदेशों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, उसी फाउंडेशन में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक के रूप में। दुनिया भर के लोग उनके मिशन का समर्थन करने के लिए दान करते हैं, जिससे गरीबों को शिक्षा के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। सूर्या और ज्योतिका का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है।